हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मार्गरेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर बबेले और आज मेरे साथ आप देख रहे हैं भारत के मानचित्र का परिचय। हम भारत के मानचित्र को देखेंगे। मानचित्र मतलब कि भारत की सीमा के अंदर जो राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे और सीमा के बाहर जो देश हैं, जो हमारी सीमाएं बन रही हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। भारत के मानचित्र के बारे में जानने के पीछे वजह क्या है, हमें जानना चाहिए चूंकि हमारा ये देश है। तो आप जैसे ही नक्शा खोलते हैं, ये मैप आपके सामने जैसे ही आता है, मानचित्र आप देखेंगे तो आपको दुनिया के सबसे सुंदर मानचित्रों में से एक मानचित्र ये लगेगा। अब भारत का नक्शा ऐसे कैसे हुआ, पहले कैसा था, वो हम एक अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे कि नक्शा कैसे छोटा होता चला गया। अभी हम बात करते हैं कि ये भारत का नक्शा है। हमारे कुछ स्थल सीमा वाले पड़ोसी हैं, मतलब लैंड बाउंड्री वाले, जैसे कि आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं कि क्या है, इनके साथ हमारा क्या कॉन्सेप्ट चलता है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ अपने राज्यों के बारे में जानेंगे और इनके साथ हमारी कैसी कैसी बाउंड्रीज बन रही हैं, सीमाएं बन रही हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत का जैसे ही नक्शा आप देखते हैं, तो भारत का नक्शा देखते ही आपको आता है कि यार ऊपर वाला जो इलाका है, इसमें यहां पर तो हमें लैंड बाउंड्री दिख रही है और यहां पर आपको देख रहे होंगे, यहां पर आपको जल सीमा दिखती है। जब कोई भी देश तीन तरफ से, या कोई भी जो हम कहें मतलब जो कहे स्थल भाग जब कोई भी होता है ऐसा, उसे तीन तरफ से पानी से घेर लिया जाए तो उसका नाम पड़ जाता है, उसको कहते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुलर कहलाता है ना, ये प्रायद्वीप कहलाता है। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा, इसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है, बहुत पटती नहीं है। डिस्प्यूट का कारण क्या है कि हमारा बंटवारा हुआ था, अभी ताजा बंटवारा है, बहुत पुराना नहीं है। हमारा कब बंटवारा हुआ था, आप देखें जब हम आजाद हुए 1947 में, तो हमारी आजादी के साथ जैसे ही हम आजाद हुए, दुनिया में एक देश और अस्तित्व में आया जिसको कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम का देश पहले था नहीं और पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, लड़ाई लड़ी गई थी भारत की आजादी के लिए। बाद में क्या हुआ कि भाई भारत को आजाद करेंगे लेकिन पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, तो हमारी आजादी के साथ दुनिया में एक देश का अस्तित्व हुआ जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया में दो देशों का अस्तित्व आया, भारत और पाकिस्तान। भारत को पहले से जाना जा रहा था, भारत के नाम से ही अंग्रेज हमारे ऊपर आए हुए थे, तो यहां पर एक देश अलग हुआ, पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप इसको देखेंगे, इस देश को कहते हैं 5 नदियों का देश कहलाता है। 5 बड़ी नदियां यहां से बहती हैं, भारत की जाती हैं वो नदियां, जिनको आप कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या कहलाता है? सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र से यहां पर 5 नदियां बहती हैं और उनसे कई सारी नहरें बनाई गई हैं। तो इस पाकिस्तान को कहा जाता है, जो हमारा पड़ोसी देश है, इसको कहते हैं नहरों का देश कहलाता है। यहां पर बहुत नहरें हैं। अब आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो पाकिस्तान का एक लाहौर है, वो भी हमारी राजधानी रहा है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। जब दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर लाहौर भारत की राजधानी हुआ करता था। तो जब राजधानी रहा है तो राजधानी के आसपास डेवलपमेंट भी हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर नहरें बहुत बन गई हैं। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। आजकल हमारी पटती नहीं है इनके साथ, बहुत बनती नहीं है। और इसमें एक कारण आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान और हम जब भी दो लोग आते हैं तो उनमें जलन की भावना ज्यादा हो जाती है। एक ही साथ बोले ये भी आजाद हुआ तब हम भी आए। तो अगर आप देखें ना कि यहाँ पर सॉइल बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ठीक है, लेकिन कुछ गलत गतिविधियों में इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया। इस कारण से आप देखेंगे कि भाई ये उतना तरक्की नहीं कर पा रहा है जितना इनको इनकी क्षमताओं के हिसाब से करना चाहिए। एक पड़ोसी देश है, इसको अफगानिस्तान कहते हैं, जिसकी सीमा आपको पास में टच होगी, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में टच होगी। जम्मू एंड कश्मीर में सीमा टच होगी। अफगानिस्तान जो अभी हाल में चर्चा में है, क्योंकि यहां पर तालिबान की सरकार आई है, तालिबान शासन में आया है और दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी इकोनॉमी किस पर चलती है? अफीम, ओपियम के ऊपर डिपेंड है। अफीम का उत्पादन यहां पर बड़े मात्रा में किया जाता है। अफीम के कई सारे बाई प्रोडक्ट भी होते हैं जिनका उपयोग कई सारे लोग करते हैं, जैसे मसालों में हम लोग खसखस दाना डालते हैं, वो भी कहा जाता है कि अफीम का ही बाई प्रोडक्ट कहलाता है। अब जो पाकिस्तान था या जो अफगानिस्तान था ना, तो अफगानिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो एक ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। इस लाइन को हम कहते हैं, इसको कहा जाता है डूरंड लाइन, है ना, देखना।
ये पाकिस्तान वाला इलाका है, मतलब ये पूरा भारत वाला इलाका था, ये अफगानिस्तान वाला इलाका था। यहां पर एक लाइन डाली गई, मतलब अफगानिस्तान और भारत का बंटवारा हो रहा था। अफगानिस्तान भारत के बंटवारे के लिए जो लाइन डाली गई उसको कहते हैं क्या, वो डूरंड लाइन कहलाती है। मतलब कि ये पहले किस लिए डाली गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बंटवारे के लिए डाली गई थी। वर्तमान में इसका क्या काम देखने में आता है, तो वर्तमान में इसका जो काम देखने को आपको आता है वो क्या कर रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बेसिक तरीके से बंटवारा कर रही है। जो सीमा बनी हुई है ना अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, इसी को क्या कहते हैं, जो इसी पर एक लाइन है इसको कहते हैं डूरंड लाइन कहलाती है। क्लियर, डूरंड रेखा कहलाती है। भारत में डूरंड रेखा कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के इतने से इलाके में आपको डूरंड रेखा देखने को मिलेगी। तो पहले डाली गई थी ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के कारण अब ये किसके बीच में स्थित हो गई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर देखने को आ गई है। ऐसे ही जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जब बंटवारा होगा भारत के साथ, तो आप देखेंगे यहां पर जैसे बंटवारा होता है तो ये पाकिस्तान का इलाका है भारत का, तो यहां एक्चुअल में बंटवारा हुआ था, कश्मीर उसमें था नहीं, अभी मैं किससे पर आऊंगा, कश्मीर उसमें था नहीं, तो ये बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो यहां पर ये आप देखेंगे कि ये रेखा डाली गई थी, इसको कहते थे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते थे, है ना। सर सीजे रेड क्लिफ आए थे बंटवारे के लिए, उनके द्वारा ये लाइन डिसाइड की गई थी, इस कारण से इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये पंजाब से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है, गुजरात तक जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में ये लाइन क्यों नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो ये इलाका है इसने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी। राजा हरि सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे, लेकिन मजबूरन उनको कोई समस्याएं हो गई तो भारत में उनको अपने राज्य का विलय करना पड़ा। जब जैसे ही पाकिस्तान के साथ ये भारत के साथ इसका मर्ज हो गया, तो ये पाकिस्तान के साथ विवादों में था, तो ये आया ही विवादों के साथ। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान से हमारी सीमा बनती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। विवाद यहीं से है कि हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान कहता है कि यही है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये वाली जो लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। और पाकिस्तान ने ये इलाका जो है वो चाइना को दे दिया, जिसको आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। यहां पर ये आप लाल तिकोना देख पा रहे हैं ना, ये लाल तिकोना जिसको आप सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थलों में से है, युद्ध अभ्यास स्थलों में से है। यहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेकिन हमारे सोल्जर यहां पर दिन रात टिके रहकर, दिन रात हिम्मत करके वहां पर एकदम टिके हैं और हमारी उस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं। यहां पर कई बार तापमान कम हो जाता है और जाने के लिए नदी से गुजरना पड़ता है, वो नदी है नुब्रा घाटी से इनको जाना पड़ता है। पानी भी गीला, मतलब पानी में जाएंगे बर्फ भी टूट जाएगी, पैर भी गीले हो जाते हैं, कई बार ऐसी समस्याएं इनको देखने को पड़ती हैं। जैसे आप ठंड में तो आप लोग 3-3 दिन नहाते नहीं होंगे, यहां पर समझ रहे हैं टेम्परेचर क्या रहता है, और मजबूरी पड़ जाए तो बरसात या पानी भी हो गया, बर्फ भी गिर गई। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है जो दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध अभ्यास स्थलों में से है। हर एक सैनिक, हर एक आर्मी अधिकारी यहां पर जरूर जाना चाहता है कुछ दिन के लिए, ये शौर्य की बात मानी जाती है। क्लियर ये बात यहां पर। तो ये जो पाकिस्तान के साथ बंटवारा हो गया, ये रेड क्लिफ लाइन से पंजाब से लेकर गुजरात तक, कश्मीर के अंदर जो बंटवारा हुआ उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक पाकिस्तान ने कुछ कश्मीर किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। ये वाला जो कश्मीर है जिस पर कब्जा किया गया है, जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। और ये अक्साई चीन, इस पर भी पाकिस्तान का कब्जा था, इसको भी उन्होंने किसको दे दिया है, चाइना को सौंप दिया गया है। क्लियर, तो ये वाली बात क्लियर है। चलिए चलते हैं। अब ये बात हमने क्लियर की। अब इसके बाद हमारा जो पड़ोसी आता है जिससे हमारी थोड़ी सी पटती नहीं है, समस्याएं रहती हैं, चाइना, इसके साथ भी हमारा डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है, हमारी उसकी ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है, हम भी वैसे ही कुछ तरक्की कर रहे हैं, तो चाइना को लगता है कि भविष्य में आकर भारत हमारा बड़ा कॉम्पिटिटर ना बने, हमसे दबा रहे, इसलिए उसकी पॉलिसी कुछ वैसी रहती है। तो हमारा इसके साथ जो सीमा विवाद है वो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इस अरुणाचल प्रदेश को चीन जो कहता है वो तिब्बत कहता है, दक्षिण तिब्बत के रूप में वो इसको बोलता है कि ये हमारा इलाका है, इस पर अपना दावा ठोकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो विवाद का कारण है, ये लाइन गई है जिसको आप कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये भारत चीन की सीमा बनाती है। इसको डिसाइड किया गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस दौरान हमने चीन और भारत के बीच में यहां पर एक सीमा बनाई थी जिसको हम मैकमोहन लाइन के रूप में जानते थे। तो ये हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट का एक बड़ा कारण है, सीमा विवाद। फिर एक है नेपाल। नेपाल एक ऐसा राज्य है या एक ऐसा देश है कि जिसके जितने राज्य हैं उनकी सबकी सीमा भारत के साथ टच होती है ना। तो ये एक नेपाल है। नेपाल जो है पहाड़ी राज्यों में से है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में से आता है। नेपाल में जाने के लिए वीजा नहीं लगता, नेपाल वालों के लिए आने के लिए वीजा नहीं लगता, वीजा फ्री करके रखा है। वैसा ही भूटान के साथ भी है, ये भी हमारा मित्र राष्ट्र है भूटान। आप देखेंगे हमारे राज्यों के बीच में भूटान देखने को मिलता है।
फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इस पर मतलब हमारा एहसान ठीक ठाक है, इसके लिए हमारी सिंपैथी बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ये, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन यहां पर पाकिस्तानियों का अत्याचार बढ़ा तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता संघर्ष हो गया। उस संघर्ष को भारत के लोगों के द्वारा मदद दी गई और भारत से सिंपैथी भी मिली, जिसके चलते क्या हो पाया, ये एक अलग देश बन पाया। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान से छोटा होने के बाद भी पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा बांग्लादेश कर रहा है। एक पड़ोसी देश है जिसको आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये म्यांमार जो है, आपने अगर सुना हो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो हमारे एक रक्षा मंत्री हुए हैं श्री मनोहर पर्रिकर जी, उनके टाइम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या हवा में जाकर घुसकर थोड़ा सा सैनिकों ने यहाँ पर जो नक्सलाइट लोग थे उनको मारा था म्यांमार में। इसके बाद ही आपको पाकिस्तान में ये घटनाएं, या हमने जो पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की है वो देखने को मिली होंगी। अब हम एक एक करके राज्य पर बात करते हैं कि हमारे राज्य क्या है। तो भारत में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है ना। ये घट गई है, कैसे घट गई है, चूंकि पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन आप यहां पर देखेंगे दादरा नगर हवेली और दमन दीव है ना, ये वाला इलाका आप देखेंगे, इसको मर्ज कर दिया गया है, तो ये 2 से 1 हो गए हैं, तो फिर घटकर क्या हो गई है, 8 हो गई। यहां पर तो संख्या कितनी देखने को आ गई है, ये 8 हो गए हैं आपके। तो राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। हर एक राज्य के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी। जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है, ये पहले राज्य हुआ करता था, अभी वर्तमान में इसको केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम रखा गया है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी जिसको लेह बनाया गया है। शुरुआत में ये भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ के शासक थे राजा हरि सिंह, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनको फिर भारत में मर्ज होना पड़ा, भारत के साथ मिलना पड़ा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, तो ये विलय पत्र के साथ भारत में शामिल हुआ था। इसकी कहानी, डिटेल कहानी हम कभी और दूसरे वीडियो के अंदर जरूर चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये भारत के साथ मर्ज हो जाता है। अभी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भारत का स्वर्ग और धरती का स्वर्ग कहते हैं। बहुत सुंदर जगहों में से है। यहाँ पर आपको अखरोट के पेड़, मतलब अखरोट का उत्पादन केवल जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। इसी कारण से आप देखेंगे कि जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहां प्रसाद में अखरोट जरूर दिया जाता है। वो पौष्टिक होता है, तो आप प्रसाद के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें भी ग्रहण कर सके, ये उद्देश्य होता है ना। तो यहाँ पर आपको एप्पल के बागान, मतलब सेबों के बगीचे देखने को मिलेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर में कहवा बड़ा फेमस है। कहवा आप जब भी जाते हैं घूमने के लिए तो कश्मीरी कहवा जरूर पीते हैं लोग वहां पर जाकर। यहां पर आप केसर वगैरह का उत्पादन भी आप देख सकते हैं। धरती के स्वर्ग में से एक स्वर्ग है ये। फिर अगला एक राज्य जिसको आप हिमाचल प्रदेश के रूप में जानते हैं, ये हिमाचल प्रदेश जो है वो भी ठंडे प्रदेशों में आता है, पहाड़ी प्रदेशों में आता है। इसकी खूबसूरत राजधानी जिसका नाम है शिमला, ये बहुत खूबसूरत शहरों में से खूबसूरत राजधानी है, बहुत नेचर के करीब है। यहाँ पर भी सेब का उत्पादन करते हैं, बादाम का उत्पादन करते हैं, वैसा ही कुछ उत्तराखंड के अंदर भी करते हैं। इस उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी, मतलब ये भी बहुत सुंदर है, जिसको आप देहरादून। हर एक राज्य की राजधानी और हर एक राज्य अपने आप में कुछ ना कुछ खूबियां लेकर बैठा हुआ है। तो ये सारे कैसे हैं, आपके ठंडे प्रदेश हैं, यहां पर हम घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप हुए हैं। कई सारी अच्छी जगह यहां पर आपको घूमने को मिलेंगी। ये सभी राज्य हिमालय राज्य कहलाते हैं, हिमालयन राज्य कहलाते हैं। हिमालय पर्वत की गोद में ये राज्य बैठे हुए यहां पर। क्लियर। अब आप देखें पंजाब, जो कि जिसको आप कहते थे कि भारत का अन्नदाता, मतलब कृषि के उत्पादन में अच्छे राज्यों में से एक था। इसका वर्चस्व था पूरे भारत में, छोटा होने के बाद भी ये पर्याप्त उत्पादन करता था। बंटवारे का सबसे ज्यादा असर पंजाब को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे बंटवारे में बहुत सारा पंजाब पाकिस्तान में भी चला गया है। पाकिस्तान की वैसे तो ऑफिशियल भाषा जो आप देखेंगे उर्दू है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुतायत में बहुत सारे लोगों के द्वारा मेजॉरिटी में बोले जाने वाली भाषा पंजाबी आप देखेंगे। पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, तो इनकी एक कॉमन राजधानी बना दी गई है, जिसको आप चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं। भारत का बहुत व्यवस्थित शहर है, वेल प्लान्ड सिटी के रूप में आप इसको जानेंगे। बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग इसकी की गई है ना। तो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो कॉमन कर दी गई यहाँ पर। हरियाणा भी अपने कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है ना। इनका खान पान का तरीका, मतलब पंजाब हरियाणा में लस्सी चलती है, इतना बड़ा ग्लास मिलता है। अपने यहाँ जैसा नहीं है कि इतना सा मिलेगा, इतना बड़ा ग्लास मिलता है लस्सी का। एक में ही, मतलब हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का तो एक में ही पेट भर जाए। तो यहाँ का खाने का कल्चर में आपको दूध, घी, छाछ, ये भारी चीजें बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी उपलब्धता बहुत है। हर घर में ये पैदा होता है, लोग खाते ही पीते हैं।
दिल्ली जो हमारी जान है, मतलब जो हमारे देश की राजधानी है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ की तरह, और ये हमारा अब इसको बना दिया गया है एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसको अनंग पाल तोमर के द्वारा बसाया गया था, जिसको अगर हम और पहले बात करें तो दिल्ली को दिल्ली नहीं कहते थे, दिल्ली जो है वो ढिल्ली के नाम से जाना गया, और इसको ढिल्लन शाह के द्वारा बसाया गया है ना, ढिल्लन शाह के द्वारा इसको बसाया गया। बाद में इसका बहुत अच्छा परिवर्तित रूप या इसको व्यवस्थित करने का काम किया अनंग पाल तोमर ने। तो हम जानते हैं कि दिल्ली के संस्थापक के रूप में अनंग पाल तोमर को जानते हैं ना, कि अनंग पाल तोमर के द्वारा दिल्ली बनाई गई। दिल्ली लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा है। दिल्ली को पुराना नाम हस्तिनापुर के नाम से भी आप जानेंगे, इसका कुछ इलाका इंद्रप्रस्थ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो ये आपके महाभारत काल की बात हो गई। उसके अलावा आधुनिक काल में आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक की राजधानी रहा है। मतलब कि आप देखेंगे औरंगजेब तक का शासन जब तक आएगा, है ना, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन निकलेगा, इल्तुतमिश से लेकर औरंगजेब तक के शासन में राजधानी क्या रही है? दिल्ली। फिर अंग्रेजों के शासन में भी बहुत लंबे समय तक राजधानी दिल्ली रही है। पहले कलकत्ता थी, फिर उन्हें स्थानांतरित करके क्या की? दिल्ली। और अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि हमारी जो न्यायिक राजधानी है, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ लगता है, हमारी सरकार भी यहाँ बैठती है, और हमारी लोकसभा भी यहाँ पर लगती है। तो हमारी न्यायिक, राजनीतिक और हम देखेंगे विधायिका, तीनों प्रकार की राजधानी दिल्ली है। यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी सारी व्यवस्थाएं। दिल्ली के बाद हम आते हैं, हम राजस्थान के अंदर आते हैं। तो राजस्थान जो राज्य है, इसकी राजधानी जयपुर है, और राजस्थान प्रसिद्ध है दुनिया में अपनी हॉस्पिटैलिटी को लेकर। हॉस्पिटैलिटी से मतलब अपने मेहमानों का स्वागत करना, उनका आवभगत करना, उसको लेकर राजस्थान दुनिया में प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर आप कहेंगे कि रेगिस्तान भी बड़ी मात्रा में, ऊंट यहाँ का एक प्रसिद्ध जानवर आप समझेंगे। राजस्थान काफी बड़े राज्यों में से है, और यहाँ पर राजपूताना की कई सारी रियासतें थी, इनका बहुत योगदान रहा है लड़ाइयों के दौरान, है ना। और राजस्थान का कल्चर आप देखेंगे, बहुत अच्छा कल्चर हमको समझ में आता है। भारत के सर्वाधिक शाकाहारी राज्यों में से भी राजस्थान को माना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी जो है वो आप लखनऊ के रूप में जानेंगे। भारत के बड़े राज्यों में से है। बड़ा राज्य मतलब कि हम बात करें कि ये जनसंख्या के आधार पर, अगर क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान बड़ा राज्य है यहाँ पर, और जनसंख्या के आधार पर जो उत्तर प्रदेश है वो बड़ा राज्य है। राजधानी लखनऊ है, और यहाँ की एक तहजीब कहलाती है जिसको लखनवी तहजीब कहते हैं ना। अदब से पेश आया करिएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत है। आप अभी अगर हम पुराना डेटा बात करें 2011 का, तो 22 करोड़ पॉपुलेशन उस टाइम पर हुआ करती थी। अगर इसको एक अलग देश बनाते हैं तो ये जनसंख्या में दुनिया में 5वें नंबर का राज्य बनेगा। इसकी रैंकिंग पॉपुलेशन में 5वीं हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया से कहीं बड़ा राज्य ये बन जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया एरिया में काफी बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो फेमस, यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान आपको देखने को मिलेगा। गंगा यमुना का संगम आपको इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में ये राज्य भी बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। इसी से अलग होकर एक राज्य बना है जिसको बिहार कहते हैं, पटना कहते हैं। प्राचीन बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। प्राचीन भारत के अंदर बिहार, जिसको आप बिहार का अपने आप में एक योगदान रहा करता था। ये बहुत ताकतवर राज्यों में से हुआ करता था। यहाँ पर जो शासन करने वाले राज्य हुआ करते थे, जिसमें आप चंद्रगुप्त को देखेंगे, जिसमें आप गुप्त वंश को देखेंगे, जिसमें आप नंद वंश को देखेंगे। तो ये मगध के नाम से भी जाने जाने वाला राज्य था। थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाएगा, ये उड़ीसा वगैरह सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। ये यहाँ पर भी आप देखेंगे गंगा वगैरह सारी नदियां यहाँ पर जाती हैं, और फेमस चीज यहाँ की जो है वो लिट्टी चोखा आप देख पा रहे होंगे। एक राज्य है जिसको आप सिक्किम के रूप में जानते हैं। भारत में इसको जनमत के माध्यम से मिलाया गया था। तो हम ये सारी बातें कि किस राज्य के साथ कैसे घटना घटी, वो एक अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। सिक्किम जो है, इसकी राजधानी गैंगटॉक है, और ये एक ऐसा राज्य है जहां पर जो पॉलीथीन है वो कंप्लीटली बैन किया गया, मतलब प्लास्टिक की बोतल को भी बैन कर दिया गया है। और भारत का एकमात्र राज्य जिसको ऑर्गेनिक, मतलब कि हम कहें कि जैविक राज्य का दर्जा है, तो एकमात्र राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम आपको देखने को मिलता है कि एकमात्र राज्य है जिसको जैविक राज्य कहते हैं। बाकी के 7 राज्य हम छोड़ रहे हैं, इनको 7 सिस्टर्स में अभी थोड़ी देर से कवर करेंगे। इनके पास है एक राज्य जिसको आप कहते हैं पश्चिम बंगाल कहा जाता है। राजधानी कलकत्ता है, और ये कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश टाइम पर काफी लंबे समय तक हमारी कैपिटल रहा। फिर उसके बाद हमारी आर्थिक राजधानी भी ये रहा हुआ था। यहाँ की एक फेमस जगह है जिसको दार्जिलिंग कहते हैं। आप लोग चाय पीते होंगे, कई बार चाय वाला कहता भी कि दार्जिलिंग की चाय लाए हैं, तो फेमस टूरिस्ट प्लेसों में से है।
इसका पड़ोसी देश है जिसको आप पड़ोसी राज्य है जिसको आप झारखंड के नाम से जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड खनिज के मामले में काफी संपन्न राज्यों में से एक आता है। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध आप जरूर समझते होंगे, झारखंड से है, आप जानते भी होंगे, रांची से संबंधित है। ऐसे ही एक राज्य आता है इसके पड़ोसी जिसको उड़ीसा कहते हैं, राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा भी खनिजों की संपन्नता के मामले में हम देखें तो काफी संपन्न राज्यों में से एक है। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक पुरी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा जहां पर लकड़ी की मूर्ति रखी जाती है ना। पुरी में लकड़ी के भगवान होते हैं, उनकी यहां पर पूजा की जाती है, रथ यात्रा भी निकाली जाती है। एक राज्य है जिसको आप छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, राजधानी रायपुर है ना। तो ये छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ पर जनजाति की बहुलता भी आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जनजाति है। छोटे राज्यों में है, सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, अब संपन्नता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच आप देख पाएंगे। इसको मध्य भारत या हृदय प्रदेश भी कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको ये नाम दिए गए थे। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की, इसको हम लघु भारत भी कहते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर आपको भारत की पूरी झलक देखने को मिल सकती है, इस कारण से इसको लघु भारत और नदियों का मायका भी कहते हैं। नदियों का मायका कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, इस कारण से इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। गुजरात जो है यहाँ के ये अपने आप में फेमस है व्यापार के लिए। गुजरात के व्यापारी बहुत फेमस है, आज से नहीं जमाने से फेमस थे। गुजरात एक तटीय राज्य है, यहाँ पर तट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब समुद्री तट आप देख पाएंगे। नमक का उत्पादन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होता है, नमक का उत्पादन करते हैं। कई सारे बंदरगाह हैं। गुजरात का एक शहर है जिसको आप सूरत के नाम से जानते हैं, अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो गुजराती लोग प्रसिद्ध किस चीज के लिए हैं कि वो अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ना, खान पीन के लिए नहीं बात करूंगा कि कुछ लोग कहेंगे कि सर खाने पीने के लिए नहीं, ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अच्छी बातों पर हम ध्यान देंगे। ये यहां से आप देखें कि दुनिया भर में व्यापार करते हैं गुजराती लोग, व्यापार में बहुत समृद्ध राज्य आपको मिलेगा। फिर इसके बाद छोटा सा राज्य आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दमन द्वीप, ये वाला छोटा सा गुजरात से ही लगा हुआ है। और फिर देखेंगे दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र से लगा हुआ राज्य हुआ। ये केंद्र शासित प्रदेश है, अभी इनको मर्ज कर दिया गया है। पहले अलग था, दमन अलग था, दमन दीव अलग था, दादर नगर हवेली अलग था। इनको अब क्या कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जो समुद्र के किनारे पर बसी हुई है, भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां पर मराठी भाषा बोली जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में यहां से हमने प्रवेश कर दिया है, ये दक्षिण भारत के राज्यों में काउंट होता है। और महाराष्ट्र अपने कपास के उत्पादन के लिए, काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी गुजरात में भी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भी मिलेगी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। यहां पर शक्कर की मिलें, मतलब शुगर मिल्स आपको काफी मात्रा में देखने को मिलेंगी। शुगर का अच्छा काम यहां पर आप देख पाएंगे। फिर उसके नीचे जैसे ही महाराष्ट्र के पास आए तो ये वाला इलाका आता है जिसको गोवा कहते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा अपनी फेमस है अपने बीच के लिए। यहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए कि गोवा के बीच का आनंद लिया जाए। बीच मतलब समुद्र के किनारे पर जो छोटी छोटी जगह डेवलप की गई है उनका आनंद लिया जाए उसके। और यहाँ पर इसके बाद एक राज्य आता है जिसको आप कहते हैं कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है इसके आप इसकी राजधानी देखेंगे बेंगलोर। कन्नड़ यहाँ पर भाषा बोली जाएगी। और बेंगलोर जो है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जानते हैं, यहाँ पर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है। यहाँ पर बहुत मात्रा में सॉफ्टवेयर कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां देखने को मिलती हैं, इस कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी भी कहा जाता है। उसके नीचे केरल पर हम बात करेंगे। केरल एक छोटा राज्य आपको देखने को मिलेगा, यह भी तटीय राज्य है। हमारे भारत में जैसे ही मानसून आता है तो मानसून का प्रवेश सबसे पहले केरल में होता है 1 जून के दिन। इसको मानसून धमाका के रूप में जाना जाता है। केरल अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए फेमस है, अपनी जो डॉक्टरी है, मतलब जो हम मेडिकल लाइन की बात करें तो उस चीज के लिए फेमस है। यहाँ पर नेचुरोपैथी भी होती है। नारियल पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं और ये सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ पर लिटरेसी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। इसका जो पड़ोसी राज्य है जिसको आप तमिलनाडु के रूप में जानेंगे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है जिसको आप मद्रास के रूप में पहले जानते थे। और तमिलनाडु अपने फेमस है अपने पटाखा उद्योग के लिए, शिवकाशी वगैरह आप देखते होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक शहर है जिसको हम कहते हैं मदुरई, है ना। जैसे ही आप मदुरा जाएंगे तो वो फेमस है मीनाक्षी टेम्पल के लिए। और यहीं पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ से राम सेतु आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप है, वहां से राम सेतु स्टार्ट होगा और श्रीलंका के तलाई मन्नार करके एक जगह है, वहां तक राम सेतु होगा। तो यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसको रामेश्वरम के नाम से जानते हैं और मदुरई में एक मंदिर है जिसको हम मीनाक्षी टेम्पल के नाम से जानते हैं।
इसके ऊपर आते हैं, इसका पड़ोसी राज्य है जिसको आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। तेलुगु भाषा यहां पर बोली जाती है। राजधानी इन्होंने अपनी डेवलप करी है जिसको हम अमरावती के नाम से देख रहे हैं, हालांकि भी कॉमन चल रही है जो हैदराबाद है। तो ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका हुआ करता था। इससे एक राज्य अलग हो गया है जिसको तेलंगाना के नाम से जानते हैं। ये तेलंगाना वाला जो राज्य है यहां पर भी क्या है, तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में जो राज्य है उसकी जो राजधानी है जिसको हैदराबाद कहते हैं, हैदराबाद को भारत में सॉफ्टवेयर सिटी के रूप में जाना जाता है। ये भारत की सॉफ्टवेयर नगरी कहलाती है। यहाँ पर आप ये नाम देख रहे हैं, पौंडीचेरी का कुछ इलाका, ये पौंडीचेरी देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये कराईकल आप देख रहे हैं और यहाँ पर माहेक देख रहे हैं। ये 4 छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको एक ही राज्य के अंतर्गत रखा गया जिसको पौंडीचेरी कहा गया है ना। तो ये 4 राज्य आपको अलग अलग राज्यों में, 4 जिले आपको, या ये एक राज्य अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है ना। तो ये राज्य, ये भी क्या है, आपका एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। इसके बाद हमने ये तेलंगाना की बात कर ली, उड़ीसा की बात कर ली, ये पूरा नक्शा हम यहाँ का कवर कर चुके हैं। अब बात आती है 7 सिस्टर्स के बारे में। ये वाले राज्य के ऊपर हमको बात करनी है। 7 सिस्टर्स पर जैसे भी हम ध्यान देते हैं, जैसे ही हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से ये बहुत अच्छे राज्य हैं। इनको अगर हम एज अ टूरिज्म के तरीके से डेवलप करें तो यहाँ पर टूरिस्ट इतने आ सकते हैं कि भरमार हो सकती है। जैसे सिंगापुर ने अपना कॉन्सेप्ट रखा है ना, वो कुछ बनाता नहीं है, लोग जाते हैं, रुकते हैं, मजे करते हैं, जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको प्रकृति को ज्यादा पास से देखना है तो आपको जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व की 7 बहनें, मतलब कि 7 राज्य आपको उत्तर पूर्व में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते अरुणाचल से। अरुणाचल की जो राजधानी है वो ईटानगर आपको देखने को मिलेगी। चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है और यहां पर आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा, है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको अरुणाचल में। ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, बिहार के अंदर। अरुणाचल के बाद आप नागालैंड वाला एक इलाका देखेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और उसके नीचे आप देखेंगे मणिपुर, इम्फाल वहां की राजधानी है। मिजोरम जिसकी आइजोल वहां की राजधानी है। ये सभी स्टेट एक ऐसे राज्यों में है, यहां पर आप प्राकृतिक चीजों के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जंगल बहुत है, तो जंगल है तो आग लगती रहती, तो एक बांबू होता है काफी बड़ा, है ना, ऐसा मोटा। तो यहां पर एक नियम बना दिया गया कुछ गांवों के अंदर कि हर व्यक्ति को 4 बांबू को बाल्टी के तरीके से डेवलप किया उन्होंने कि आपको आपके घर के बाहर 4 बांबू में पानी भरकर रखना होगा, ताकि क्या हो, कहीं आग लगेगी तो पानी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुरंत बांबू पकड़ेंगे और पानी पर डाल देंगे, क्या कर देंगे, तुरंत वहां पर फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, पानी डल जाएगा, आग खत्म हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में जनजातीय बहुलता आपको देखने को मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। हमारी जनजातीय वाली सीरीज चल रही है, अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो वहां की जनजातियों की, मतलब ये कंपैरिजन आप देखेंगे यहां पर कि जनजातियों में कुछ इतनी अच्छी चीजें होती हैं जो आपसे या आधुनिक समाज से बहुत अच्छी होती है। पहली बात तो आप समाज में समानता की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादा समानता देखने को मिलेगी आपकी तुलना में। तो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है उनमें कौन कौन से राज्य आ गए, अरुणाचल आ गया, असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया। ये 7 राज्यों को क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। अगर आप देखें तो यहां पर ये हिमालय है कुछ इस तरीके से और ऐसे हिमालय फैल जाता है, तो मॉनसून जैसे ही प्रवेश करता है तो इस इलाके में फंस जाता है। तो आप देखेंगे ज्यादा बारिश आपको कहां दिखेगी, मानसिम राम, चेरापूंजी, दोनों कहां पर मिलेंगे, मेघालय के अंदर मिलेंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहां पर 3 पहाड़ी आप देखिए, गारो, खासी और जयंतियां, ये जनजातियों के नाम भी हैं, पहाड़ियों के नाम भी हैं। यहां पर आपको ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है यहाँ पर। ये आसाम वाला इलाका है जो काफी डिस्प्यूटेड रहता है बोडोलैंड को लेकर, बोडो जो जनजाति है वहां उनकी एक समस्या चल रही है। तो ये आसाम जो है काफी अस्थिरता वाले राज्यों में से एक था, वहां पर समस्याएं होती थी। इन पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर क्या है, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर समस्याएं बहुत जटिल हो रही हैं। जटिल कैसा, यहाँ पर जनजातियां हैं और जनजातियों की आपस में बहुत आसानी से पटती नहीं है। हम उनके ऊपर कभी अलग बात करेंगे कैसे पटती नहीं है। तो आसाम की राजधानी जो है वो दिसपुर होगी। ये बीच में आप देखेंगे, यहां पर जो आप देखें यमुना, वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर बहती है। आसाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है। देखो आसाम अपनी एक चीज के लिए और फेमस है जिसको कहते हैं चाय। रोज सुबह से लगती है, अपन रोज सुबह से पीते हैं। तो चाय के बागान यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अलग कल्चर है चाय के बागानों का, वहां पर काम कैसे होता है हम धीरे धीरे हर एक चीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी आप ये जान लीजिए कि हम जो चाय पीते हैं वो ज्यादातर चाय कहां से आती है, आसाम वाली चाय हम पीते हैं, यहां से आसाम से आती है। और यहां पर बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, एक ब्रह्मपुत्र नाम की नदी बहती है यहां पर। और ब्रह्मपुत्र में एक द्वीप है जिसको माजुली के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप या नदी जिला है, उसको जिला भी घोषित कर दिया गया है, एकमात्र नदी जिला भी उसको बोला गया है।
ठीक, फिर आते हैं हम मणिपुर के ऊपर। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक झील जिसको आप कहेंगे लोकटक के नाम से जानेंगे। यहां पर ऐसी कई सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, कई ऐसी रोचक जानकारियां देखने को मिलेंगी। जब हम राज्य एक एक ओपन करेंगे ना, तो आपको ऐसी रोचक जानकारियां देखने को मिलेंगी कि आप देखकर एकदम दंग रह जाएंगे कि भारत में इतनी अच्छी चीजें भी हैं। तो लोकटक एक झील है जिस पर आप देखेंगे कि यहां पर एक टापू तैरता रहता है, उसके ऊपर एक पोस्ट ऑफिस भी है और उसके ऊपर एक नेशनल पार्क भी है ना। वो तैरता रहता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहलाता है कि कहां कहां तैर रहा है। तो अब ये तैरता रहता है तो उसको कहते हैं कैबोल लामजाओ। उस नेशनल पार्क का नाम क्या रखा है? कैबोल लामजाओ। उसको कहते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहां मिलेगा? इस लोकटक झील के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आप ये मिजोरम वाला इलाका देखेंगे, मिजो भाषा बोली जाती है। फिर आप आएंगे त्रिपुरा, जिसकी राजधानी आप अगरतला हमने देखी हुई है। त्रिपुरा जो है आप उसको देखेंगे बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य आप समझेंगे इसको। यहां पर जनजातीय इलाका है, आप देखें कि पूरा ये हिमालय से ऐसा घिरा है, तो बरसात बहुत होती है। पहाड़ी क्षेत्र है तो जगह जगह से छोटी छोटी नदियां निकलती होंगी। तो इतनी जगह पर बांध कैसे बनाए जाए, तो आप समझना कि यहां बांध कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, अब बार बार कैसे जाया जाए, तो एक पेड़ मान लीजिए यहां पर लगाया है इनने, कोई अलग प्रकार का लंबा लंबा सा पेड़ होता है, वो जगह जगह से तने भी छोड़ता है। तो उसको क्या करेंगे, उसको झुकाकर ऐसे लगा देंगे। तो उसको क्या कर दिया गया, उसको यहां ऐसे झुका दिया गया और यहां पर दबा दिया जाएगा। तो धीरे धीरे यहां पर जड़ आ जाएंगी। अब ये क्या करेगा, ये यहां पर आने जाने के लिए सड़क पर, मतलब नदी के ऊपर से क्या हो गया, पुल हो गया। बगल से कोई बेल वाले पौधे को और लगा दिया गया ताकि कोई दौड़ के कभी जाता है तो यहां वहां सड़क न जाए। तो यहां पर ये क्या करते हैं कि भाई छोटी छोटी नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिए प्राकृतिक तरीके का उपयोग कर लेते हैं। ऐसी कई सारी बातें हमको इन राज्यों के अंदर छोटी छोटी देखने को मिलेंगी, है ना। हमने मेघालय पर बात की थी कि यहां पर बारिश बहुत होती है, वर्षा बहुत होती है। चेरापूंजी और मानसिम राम के ऊपर भी हमने बात की थी कि यहां पर आपको चेरापूंजी मानसिम राम भी देखने को मिलेगा। यहां पर एक आपको खदान देखने को मिलेगी जिसको हम कहेंगे रेट होल माइन कहा जाएगा। चूहे के सुरंग जैसी वो होती है, उस पर माइनिंग बंद कर दी गई है। तो ये राज्यों के बारे में कुछ खास बातें थी। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको आप अंडमान एंड निकोबार के रूप में जानते हैं, है ना। इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये बहुत अच्छे द्वीपों में से है, मतलब घूमने के पर्पज से भी और हमारी सामरिक स्थिति, मतलब कि भारत का जो अंतिम बिंदु है ना वो ये है ना। इसके बाद इंडिया का कोई पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट आपको वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे कि एक द्वीप है जिसको आप लक्षद्वीप कहते हैं, राजधानी कावारत्ती आपको देखने को मिलेगी। 36 आइलैंड यहां पर आप देखेंगे, जिनमें से आपको करीब 10 आइलैंड ऐसे हैं जो आबाद हैं, मतलब कि जहां पर लोग रहते हैं। तो ये कुछ हमारी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी थी जो हमने यहां पर धीरे धीरे साझा की, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी बताई। इसमें हमने बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारी यहां पर आपको साझा की, कि आपको बताया कि क्या क्या है। क्लियर ये बात यहां तक कि हमने इन लाइंस के ऊपर भी चर्चा की कि भाई हमारी पड़ोसियों के साथ कैसी रेखा है। हमने मैकमोहन भी देखा, हमने रेड क्लिफ भी देखी, हमने डूरन लाइन के ऊपर भी चर्चा की। क्लियर? तो आप बने रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, दोस्तों में जमकर शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।